Success Mantra. We shape future. Hello, good morning all. So I welcome you all in today's video analysis of the Hindu. So today is 23rd of March 2024. So to begin with, we have our own set format. So what are the important days what are the important events that took place on 23rd of March 2024 as per, or we can say that what are the important events that took place on 23rd of March 2024 or 23rd of March. So there are two main important events for this specific day. Those 2 days are, first is today we celebrate World Meteorological Day, and another is मार्टर्स डे, शहीद दिवस. सो आज के दिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. पहला है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे एंड दूसरा है शहीद दिवस यानी कि मार्टर्स डे. सो 23rd ऑफ मार्च वो दिन था जिस दिन जो है भगत सिंह को जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी. तो ये दो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे आज के दिन में. इसके साथ अब हम लोग जो आज की इम्पॉर्टेंट या कहिए जो मेन हेडलाइंस हैं उनके तरफ बढ़ेंगे. तो आज की जो पहली न्यूज़ हेडलाइन है वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि ईडी ने अभी रिसेंट में ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था. तो उस पर्टिकुलर अरेस्ट में अभी क्या हुआ है कि कोर्ट ने जो है वो 10 दिन की जो कस्टडी होती है वो ईडी को दे दी है अरविंद केजरीवाल की. पर इस पूरे केस में एक बहुत सी खुल की चीज़ जो सामने आ रही वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को पहले भी इस अरेस्ट के पहले 9 से 10 बार सम्मन इशू किया जा चुका था, बट वो हर बार उस सम्मन को डिनाई कर दे रहे थे, यानी कि एक लीगल मैंडेट को वो नहीं मान रहे थे जो उनको मानना चाहिए था. उसके बाद से फिर इनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकला, फिर इनका अरेस्ट हुआ था. उस अरेस्ट के बाद से इनको भी 10 दिन की एक जो न्यायिक हिरासत या कि जो उनको एक कस्टडी में होता है वो भेज दिया गया है. और ईडी ने इनको किंग पिन डिस्क्राइब किया है एज अ किंग पिन इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम. तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है ये पूरी तरीके से इन्होंने जब जो लीगल प्रोविजंस थे, लीगल मैंडेट्स थे, उनको जब डिनाई किया है तब इनका अरेस्ट किया गया है. Coming on to the second important news for today is that we have read in day before yesterday's newspaper. हमने देखा था डे बिफोर यस्टरडे की एनालिसिस में कि नरेंद्र मोदी को एक भूटान की जो उनकी ट्रिप थी वो शेड्यूल्ड थी, बट ड्यू टू सम इनक्लिमेटिक वेदर कंडीशंस वो भूटान की जो उनकी ट्रिप थी वो पूरी नहीं हो पाई थी. तो अभी ये फिर से नरेंद्र मोदी जी कल जो है वो भूटान की ट्रिप यानी फ्राइडे को 22 ऑफ मार्च को भूटान विजिट किए हैं. और उन्होंने वहाँ पर एक मेजर स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट. वो ये है कि 2019 से लेकर के जो 2024 वाला फेज़ था इसमें इंडिया ने टोटल 5000 करोड़ रुपीस की जो असिस्टेंस थी वो भूटान को दी थी. तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को 5000 करोड़ को मोदी जी ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2024 से जो 29 का फेज़ होगा उसमें हम इस अमाउंट को डबल कर देंगे, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए. तो ये जो असिस्टेंस का अमाउंट था ये डबल हो जाएगा. और एक जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है भूटान में जो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है या इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि मोदी जी को वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, भूटान का जो हाईएस्ट ऑनर होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो. सो ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो जो है इस अवार्ड को मोदी जी को दिया गया है. और इस अवार्ड के मिलने के बाद या इस पूरी पर्टिकुलर विजिट में जो मेजर अनाउंसमेंट हुए हैं, तो एक जो हम लोगों ने अपना डे बिफोर यस्टरडे का जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस में हम लोगों ने गैलेपियो माइंडफुलनेस सिटी की बात की थी. तो वो जो गैलेपियो माइंडफुलनेस सिटी था उसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि एक बहुत ही विजनरी प्रोजेक्ट है जो भूटान का जो फ्यूचर है उसको शेप करने में बहुत ज़्यादा या बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करेगा. तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस थी जो भूटान को दी जाती थी वो अगले 5 साल में उसका अमाउंट को डबल कर दिया जाएगा. बिटवीन द ईयर 2019 टू 2024 द अमाउंट वाज 5000 करोड़, whereas this amount will be doubled for the next 5 years. That between 2024 to 2029 Bhutan will receive close to rupees 10,000 crore from India. Moving on to the next important news headline.
So the next important news headline for today is that there was a petition in the Supreme Court by the government of Tamil Nadu. So वो बेसिकली जो वो पिटिशन फाइल की गई थी, वो पिटिशन किस लिए फाइल की गई थी कि तमिलनाडु में एक वहाँ के जो गवर्नर एक मिनिस्टर थे के पोनुमति, उन पे एक क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे, उन क्रिमिनल चार्जेस से उनको एक्विट कर दिया गया था। तो उस एक्विटल के बाद ये चीज़ हुई थी कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो बार बार जो है वहाँ के गवर्नर थे उनसे रिक्वेस्ट क्या कर रही थी, या उनसे बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसके अंडर में तमिलनाडु की गवर्नमेंट बार बार वहाँ के गवर्नर से कह रही थी कि आप जो के पोनुमति हैं उनको रीइंस्टेट करिए इन द कैबिनेट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट। बट ऐसा बार बार जो कहने के बावजूद भी जो वहाँ के गवर्नर थे वो मतलब इस चीज़ को मानने के लिए रेडी ही नहीं थे, और वो जो के पोनुमति का अपॉइंटमेंट था उसको जो है वो डिले ही करते जा रहे थे। इस चीज़ को लेकर के तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक पिटिशन फाइल किया था। तो उस पिटिशन के फाइल होने के बाद पे सुप्रीम कोर्ट ने एस रावी को जो है, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उनको फटकार भी लगाई थी और कहा था कि अगर वो के पोनुमति का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं तो वो क्लियर वायलेशन होगा किस चीज़ का, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट कि जो अपॉइंटमेंट होगा मिनिस्टर का वो कैसे होगा, तो वो अपॉइंटमेंट होगा दैट चीफ मिनिस्टर विल एडवाइज द गवर्नर, और वो जो एडवाइस करेगा वो गवर्नर को वो चीज़ माननी होगी। दैट इट मीन्स दैट द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो ये जो एडवाइस थी इसको ये लोग कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को एस रावी जो वहाँ के गवर्नर थे इस चीज़ को मान नहीं रहे थे, तो इसलिए ये पिटिशन फाइल हुआ था। पिटिशन फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और उस ऑर्डर के बाद जो है कल के पोनुमति का जो रीइंस्टेटमेंट था वो वापस से कैबिनेट में हो गया है। ठीक है, तो हम लोग जो आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर टुडे इज So the next news headline for today is, which is important for us, is can Arvind Kejriwal continue to be CM while in custody? So why we are raising this particular question, that can Arvind Kejriwal continue to be CM while in custody? So basically Arvind Kejriwal holds a public office that demands high degree of morality after being remanded in judicial custody. So basically the main argument or the main premise behind this particular question is that the post that that particular post that Arvind Kejriwal is holding is that post of chief minister. तो इस chief minister की post को hold करने के लिए एक बहुत ही high degree of morality की ज़रूरत होती है। तो अगर ये उनका जब अरेस्ट हो गया है तो क्या वो जो उनकी मोरालिटी पे क्वेश्चंस उठना वो लाजमी है। तो इसी चीज़ की वजह से ये मेन क्वेश्चन जो था ये लाइट में आया था। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटर्स को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो मतलब इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक मतलब एक पब्लिक ऑफिस या इम्पॉर्टेंट पब्लिक ऑफिस जो होल्ड करता है व्यक्ति, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक जो पहला पॉइंट था ये आप लोग याद रखेंगे। द सेकेंड नॉर्म वॉज गुड गवर्नेंस। तो जो गुड गवर्नेंस का एक जो क्राइटेरिया होता है कि ये एक एलिमेंट होता है वो भी उस इंसान के अंदर होना चाहिए जो वो पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करेगा। ये जो दोनों चीज़ें थी ये एक ही बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, उस जजमेंट में कहा गया था। ठीक है, तो बेसिकली होता ऐसा है कि अगर आपके ऊपर कोई एक ऐसा चार्ज लग जाता है जिसमें आप किसी फाइनेंशियल स्कैम में या किसी तरीके के घोटाले में इन्वॉल्व माने जाते हैं, सो यू आर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, आप उस एक स्टेट के, आप उस राज्य के एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप इस ऐसे किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें मजबूर कर रही हैं ये क्वेश्चन करने में कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको 9 बार लॉफुल तरीके से समन्स को इशू किया गया था, उसने
उन सारे समन्स को डिनाई किया, उसके बाद उनका अरेस्ट हुआ। और उसके बाद अब यह क्वेश्चन उठना तो लाजमी है, क्या एक ऐसा इंसान जो एक फाइनेंशियल स्कैम में इन्वॉल्व है, वो क्या वो सीएम रह सकता है कस्टडी में रहते हुए? दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है, चीफ मिनिस्टर का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दिस पर्टिकुलर पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम होता है यही चीफ मिनिस्टर ही देखता है। बट वंस द चीफ मिनिस्टर इज इन द जुडिशियल कस्टडी ऑफ द ईडी, अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जुडिशियल कस्टडी में है, तो एक चीफ मिनिस्टर जिसका काम था एक राज्य को चलाना, अभी वो जेल में है। सो इज इट पॉसिबल फॉर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट to work efficiently while he is in jail, or while he is in jail? So this is like one important question, because the psychology of a particular candidate, of a particular person when he is in jail, वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। जब कोई एक इंसान होता है वो जेल में होता है तो उसकी साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। तो क्या एक ऐसा आदमी जो जेल में है, क्या उसकी साइकोलॉजी इस हिसाब की होगी कि जो दिल्ली जैसा स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, उसको एफिशिएंटली गवर्न कर सके? तो ये सारी चीज़ों जो थी, इसकी वजह से बेसिकली ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत सारे जो आप लोग फिलोसॉफिकल और मोरालिटी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आप लोग इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में लेकर के आ सकते हैं। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक स्टेट को चलाना बड़ा टास्क होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जेल में रह करके एक स्टेट को एफिशिएंटली रन किया जा सके? ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर टुडे, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर टुडे इज these all are the political news, so there is no relevance for these kind of news in our examination. तो आप लोगों को इन न्यूज़ हेडलाइंस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, या कि हम लोग इतने जल्दी जल्दी क्यों कवर कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इनका अभी मतलब कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को अंडरलाइन करके भी इसलिए दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे कि आज का द हिंदू एनालिसिस है वो इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ कि आप लोग ये देख ही रहे होंगे, ये सारी की सारी जो पॉलिटिकल न्यूज़ है इनका हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। हाँ, अब एक न्यूज़ जिसका हमारे लिए रिलेवेंस थोड़ा ज़्यादा है उस पर आते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है? तो ये न्यूज़ बेसिकली यूपी से रिलेटेड है। तो यूपी में क्या हुआ है कि दैट द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद दे हैव डिक्लेयर्ड वन स्पेसिफिक एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो वो एक्ट कौन सा है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है? सो द एक्ट इज़ द उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004. So the Uttar Pradesh Madrasa Education Act 2004 has been declared unconstitutional by the Allahabad High Court, because the Allahabad High Court states that this particular act is violative, or this particular act violates the principle of secularism, which is enshrined in the philosophy of constitution, and which is also given in the preamble. So coming on to the main reasoning behind behind this judgment. So the first point which was given by the court was that the court maintained that the state has no power to create a board for religious education or to establish a board for school education only for a particular religion and philosophy associated with it. So what was the main argument given by the the main reasoning given by the High Court of Allahabad was that the state has no power to create a board for religious education. State के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो स्टेट में एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ा हुआ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको इस्टेब्लिश करें, एक एजुकेशनल बोर्ड को इस्टेब्लिश करें जो एक बहुत ही पर्टिकुलर रिलीजन के लिए और उससे जो जुड़ी हुई फिलॉसफी है, उस पर्टिकुलर रिलीजन की जो फिलॉसफी है उससे जुड़ी हुई चीज़ों से को लेकर के कोर्ट ने कहा है कि स्टेट ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट या एक्ट लेकर के नहीं आ सकता है जो एक बहुत ही स्पेसिफिक रिलीजन और उसकी फिलॉसफी के डेवलपमेंट के लिए हो। अगर ऐसा होता है या ऐसा किसी बोर्ड को क्रिएट किया जाता है तो दैट विल बी द क्लियर वायलेशन ऑफ 3 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर दोज 3 आर्टिकल्स? आर्टिकल 14, 15 and 21A. So these are the 3 articles, and these 3 articles are the part of the fundamental rights of an इंडिविजुअल. तो इनका प्रोटेक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. तो अगर कोई भी स्टेट एक ऐसा रूल या ऐसा एक्ट लेकर के आ रही है
जो किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन और उसकी फ़िलॉसफी को प्रमोट करने में हेल्प करता है, तो वो जो पर्टिकुलर एक्ट या रूल होगा या जो गाइडलाइंस होंगी या स्टैट्यूट होगा, वो क्लियर जो वो वायलेशन होगा किस चीज़ का, आर्टिकल 14, 15 एंड 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्टेट का जो मेन काम होता है, स्टेट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या ड्यूटी होती है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन विच इज सेक्युलर इन नेचर, राइट। तो स्टेट को ना बहुत ही जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, उस एजुकेशन का बहुत सेक्युलर होना नेचर में ज़रूरी है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, दैट स्टेट कैन नॉट हैव अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन। मतलब स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकती, क्योंकि स्टेट, इन द आइज ऑफ स्टेट, ईच एंड एवरी रिलीजन इज इक्वल। सो अगर बेसिक जो फिलॉसफी होती है वो यही होती है। बट एक अगर ऐसा एक्ट आप लेकर के आ गए हैं, जिस एक्ट के वजह से या जिस एक्ट के आड़ में कहिए आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन और उसकी फ़िलॉसफीज़ को अगर आप ना बढ़ावा दे रहे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट विल बी द वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। तो बट ये स्टेट का ड्यूटी होता है कि वो सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो ये भी एक रीज़न था कि इसको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो इसमें बस आप लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी हैं, 3 चीज़ें। तो पहला एक्ट का नाम क्या था, तो एक्ट का नाम था द उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। कौन कौन से आर्टिकल का वायलेशन था, 14, 15 एंड 21A। स्टेट की ड्यूटी क्या होती है, सो द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज़ टू प्रोवाइड सेक्युलर एजुकेशन, टू प्रोवाइड द एजुकेशन विच इज़ सेक्युलर इन नेचर। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को इस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक न्यूज़ हेडलाइन से याद रखनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे इज़, सो बेसिकली आसाम गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि आसाम गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आई है नया नया। वहाँ पे उस रूल में आसाम की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आसाम की गवर्नमेंट अगर कोई भी लैंड का सेल हो रहा है 2 अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में, तो उसको लेकर के जो एक एनओसी चाहिए होता है, जब किन्हीं मतलब इंटर रिलीजन ट्रांजैक्शन होता है, जब 2 अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में कोई लैंड का सेल या परचेज का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके लिए आसाम में आपको एक एनओसी चाहिए होती है। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट आपको इशू करेगी, ठीक है। तो अभी जो एनओसी इशू किया जाता था, इसको आसाम गवर्नमेंट ने बोला है कि अगले 3 महीने के लिए, यानी 3 महीने अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, बेसिकली जो इलेक्शन का टाइम है, या अभी सीए का भी जो नोटिफिकेशन था, जो सीए के रूल्स थे उनको भी नोटिफाई कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के या जिनको मद्देनज़र रखते हुए आसाम गवर्नमेंट ने जो इंटर रिलीजन या जो 2 डिफरेंट रिलीजन के बीच के लोग होते हैं, उनके बीच में जो ज़मीन की सेल और परचेज़ होती है, उसके लिए जो एनओसी चाहिए होता था, उस एनओसी को सरकार अब अगले 3 महीने तक कोई भी नई एनओसी नहीं देगी। तो और एक जो दूसरी न्यूज़ है वो एक अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है। तो ये अपॉइंटमेंट किसका है, ये अपॉइंटमेंट है मरियम मैमन मैथ्यू का। और इनको किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, तो इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, डीएनपीए। तो मरियम मैमन मैथ्यू को 2 साल के लिए डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का जो है वो चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग एडिटोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो तो टुडेज़ एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आज का एडिटोरियल है उसका जो मेन थीम है, जो इसका मेन टाइटल है, उसकी तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो 2 वॉर्स द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अमेरिकाज स्टैंडिंग। तो अमेरिका के साथ इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अमेरिका में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमेरिका में नवंबर 2024 में इस बार इलेक्शंस जो हैं वो
शेड्यूल्ड हैं। तो अब ये न्यूज़ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इस पे आते हैं। तो अभी अभी यूनाइटेड स्टेट के जो एक सेनेट मेजॉरिटी के जो लीडर हैं चक स्कूमर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि जो इज़राइल में जो अभी चीज़ें चल रही हैं या इज़राइल में जो चीज़ें हैं, तो वो जो नेतन्याहू की जो गवर्नेंस या नेतन्याहू लेड गवर्नमेंट है उसका उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीके से अगर देखा जाए तो इज़राइल के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है। क्यों? क्योंकि जो अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो शायद मतलब इज़राइल के साथ अब तक खड़ा हुआ था, बट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद जो मतलब एक बात कही जा रही है कि यूएस और इज़राइल के बीच के जो मतलब रिलेशंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद। तो ये दो वॉर हैं जिन पे हमें अभी अपने आप को फोकस करना है। एक जो वॉर है इज़राइल और हमास का, दूसरा है रशिया यूक्रेन। 2 साल से ज़्यादा हो गए इस वॉर को। तो इन दोनों वॉर की रेलेवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिकन इलेक्शन के लिए और इंटरनेशनल फ्रंट पे। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, तो अभी यूक्रेन में जैसे वॉर हो रहा है तो रशिया अब बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस एग्रेसिव तरीके से इन्वॉल्वमेंट में क्या हो रहा है कि वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अटैक कर रहा है यूक्रेन के और यूक्रेन की आर्मी के ऊपर। ठीक है, और पिछले कई टाइम से जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से यूक्रेन को वेस्ट का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो रहा है वो यूक्रेन को रहा है। ठीक है, अभी और उसमें से लगभग ऑलमोस्ट 2022 में जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से यूएस से ही लगभग ऑलमोस्ट $75 बिलियन की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो यूक्रेन को मिल चुकी है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि यूएस कांग्रेस में एक जो $60 बिलियन का एक एडिशनल पैकेज अनाउंस किया गया था यूक्रेन के लिए, वो पैकेज जो है वो अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया है। उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है कि यूएस कांग्रेस में ये बिल गया था जहाँ पे ये मतलब ये मेन ग्रांट के लिए जो रिक्वेस्ट थी वो गई थी, फिर वहाँ पर ये काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। तो जो $60 बिलियन का ये असिस्टेंस था ये अभी तक यूक्रेन को मिल नहीं पाया है। और यूक्रेन ने जो पूरा ये वॉर जो है वो फाइट किया है वो बेसिकली जो उसको अलग अलग कंट्रीज से या अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से या डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड से जो उसको कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी, उसकी वजह से ये वॉर जो है वो इतना लंबा अभी तक खींचा चला आ रहा था। ठीक है, और इसमें सिर्फ यूएसए ने नहीं, यूरोपियन यूनियन ने भी ठीक ठाक अमाउंट जो है ये यूक्रेन को दिया। तो यूरोपियन यूनियन ने ऑलमोस्ट 144 बिलियन यूरोज जो हैं वो यूक्रेन को दिए हैं। कब से? जब से 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसका अगर हम लोग थोड़ा सा उस पूरे 144 बिलियन यूरोस को ब्रेक करके देखें तो उसमें से 93 बिलियन यूरोस जो थे वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस के रूप में थे, इकोनॉमिक सपोर्ट के उसमें थे। 33 बिलियन थे मिलिट्री सपोर्ट में और 17 बिलियन थे रेफ्यूजीज़ के लिए, कि जो वॉर की वजह से इधर उधर यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ जा रहे हैं तो उनके बेटरमेंट के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए ये जो थे $12 जो थे ये अलग से 17 बिलियन यूरोस थे, इनको रिजर्व किया गया था। और 12 बिलियन यूरोस जो थे ये जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट था वो उसके लिए ये रिजर्व किया गया था अमाउंट। तो फंडिंग जो है यूक्रेन को बहुत सारी मिली है, बट उस फंडिंग का जो यूटिलाइजेशन हुआ उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि रशिया ने जब से ये वॉर स्टार्ट किया है तो अभी यूक्रेन का की जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि यूक्रेन इज़ ऑलमोस्ट लूजिंग दिस वॉर। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूक्रेन के पास लड़ने के लिए अब जो मैन पावर का तो ठीक है, बट जो अलग और सारे एम्यूनेशंस और फायर आर्म्स चाहिए होते हैं उसके अब वो एग्जॉस्ट होने लगे, अब वो ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि अभी कोई रिसेंट में असिस्टेंस उसको मिल नहीं पा रही है। सिर्फ इकलौती एक ऐसी मतलब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कही है जो यूक्रेन के लिए हो सकती है, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन में जो रशियन सेंट्रल बैंक के ऑलमोस्ट 200 बिलियन यूरोस के जो असेट्स थे उनको फ्रीज़ कर दिया गया था। ये असेट कब फ्रीज़ हुए थे? जब वॉर स्टार्ट हुआ था। तो ये यूरोपियन यूनियन में जो रशियन सेंट्रल बैंक के 200 बिलियन यूरोस के जो असेट्स थे इनको सीज़ कर दिया गया था। तो ये जब असेट्स को सीज़ कर दिया गया है तो यूरोपियन यूनियन अब ये चीज़ सोच रही है, ये एक इस एंगल पे भी वो लोग एक थॉट दे रहे हैं इस चीज़ को भी कि जो वो सीज्ड असेट हैं उसमें से किसी तरीके से क्या यूक्रेन की हेल्प की जा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वहाँ के जो सीज्ड असेट हैं रशियन सेंट्रल बैंक के उसको भी यूज़ किया जाएगा यूक्रेन को फंड करने के लिए, और फिर यूक्रेन जो है इस वॉर को आगे
कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये इकलौता रे ऑफ होप जिसको कहते हैं, वो यही सिर्फ एक इकलौता रे ऑफ होप दिख रहा है यूक्रेन को, क्योंकि यूएस में भी जो ये $60 बिलियन का पैकेज जो है ये है, अगर अप्रूव होना होता तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि यूएस में भी इस बार 2024 में अभी 8 से 9 महीने बाद, 8 महीने बाद इलेक्शन हैं, तो इलेक्शन की वजह से जब किसी भी एक कंट्री में इलेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बदल जाती हैं। ठीक है, हाँ, तो यूएस के साथ में दिक्कत क्या है कि वो अभी तक यूक्रेन को जो वो एड प्रोवाइड करा रहे थे, उसमें जो मेन चीज़ थी या मेन इशू के ये थे, वो उसमें ये था कि यूएस का ऐसा चाहता है कि ये वॉर या तो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो या इसका कोई भी रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रंट पे इस पर्टिकुलर वॉर का, जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है, इसका बहुत ज़्यादा अब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा वो हो गए और ये वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रशिया अभी एकदम फोर फ्रंट पे है इस वॉर में, क्योंकि रशिया किसी स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि वो जो है अब इस वॉर को बहुत ज़्यादा खींचने की या किसी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये तो पहला वॉर हो गया जो अभी चल रहा है वर्ल्ड में, रशिया और यूक्रेन का। इसमें कैसे वेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है या वेस्ट की जो अलग अलग तरीके की फंडिंग्स थी, कैसे यूएस ने अभी तक ऑलमोस्ट क्लोज टू $75 बिलियन का जो है वो एड और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी यूक्रेन को, फिर किस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने ऑलमोस्ट 140 बिलियन यूरोस की मदद की है। तो ये जो अलग अलग तरीके की असिस्टेंस और एड मिली थी, इन्हीं की मदद से यूक्रेन अभी तक ये वॉर लड़ पा रहा था। बट अभी यूएस कांग्रेस में भी जो $60 बिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ था उसको रोक दिया गया है, और अलग अलग स्टेट्स जो हैं यूरोपियन यूनियन के, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, उनका भी थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग स्टैंड अप चीज़ों को लेकर के हो रहा है, क्योंकि जो इतने फाइनेंशियल असिस्टेंस और एड के बावजूद भी अभी तक कोई एक कहते हैं ना जिसको सब्सटैंशियल चेंज या एक कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज जो दिखना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है इसराइल में, जो इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है उससे जुड़ी हुई चीज़ें। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि अभी तक जो यूएसए था वो इसराइल के एकदम साथ में खड़ा हुआ था, या मतलब वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, या उसको इसराइल की बैकिंग, यूएसए की बैकिंग जो थी वो इसराइल को थी। बट अभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें जो कंडीशन है वो थोड़ा थोड़ा सा एग्रेवेट करना शुरू कर दी हैं इसराइल में, क्योंकि इसराइल ने अभी ये कहा, एक तो उन्होंने जो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की गई थी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस है जो अलग अलग कंट्रीज़ से आई है उसको गाज़ा के लोग हैं या गाज़ा स्ट्रिप के जो लोग हैं उन तक पहुंचाया जा सके, बट वो सीज़ फायर के लिए भी इसराइल ने मना कर दिया है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस चीज़ को बहुत बुरी तरीके से देखा जा रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव्स हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, गाज़ा स्ट्रिप में रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है। ठीक है, क्योंकि जो ये ह्यूमैनिटेरियन एड है ये वहाँ के जो सिविलियंस हैं जिनका इस वॉर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनका इस वॉर में किसी तरीके से वो रिलेटेड नहीं है, उनके लिए असिस्टेंस जो थी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या कहीं किसी अंदर के इंसानियत को झकझोर देने वाली जो चीज़ होती है वो हुई थी। तो ये कुछ कुछ मेन रीजंस थे कि यूएसए ने जो अपनी बैकिंग थी वो इसराइल के पीछे से हटा ली है, और उन्होंने मतलब अब तो ओपन मीडिया में भी वहाँ के जो सेनेट के लीडर थे उन्होंने कहा था कि अब वहाँ की जो गवर्नेंस है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो लीडरशिप है उसको बदलने का समय आ चुका है। और उसके बाद जो दूसरा अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले जब हम न्यूज़ एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें कहा गया था कि जो एक रफ़ा स्ट्रिप है, रफ़ा लास्ट स्ट्रिप बची है जो जहाँ पे अभी भी सिविलियंस रह रहे हैं, तो इसराइल ने फुल फ्लेजेड तरीके से इस एरिया को भी अटैक करने का सोच लिया है। बट जब ये स्टेटमेंट आया था इसराइल का कि वो रफ़ाह पे अटैक करने की या सेकेंड फेज़ जो अटैक का उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद फिर एक मिस्टर बाइडेन थे, मिस्टर जो बाइडेन यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने एक वार्निंग दी थी दैट देयर वुड बी that an attack there is Rafah, so that attack on Rafah would be to cross the US red line because it would most certainly result in large number of civil casualties। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रफ़ा में अभी भी बहुत ज़्यादा
नंबर्स में सिविलियंस रह रहे हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इसराइल जो है वो अटैक करने का प्लान करता है, तो यूएसए ने कहा है अगर वहाँ पे आप अटैक करेंगे तो बहुत ज़्यादा सिविलियंस की कैजुअलिटी होंगी, सिविलियन कैजुअलिटी का नंबर जो होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, ठीक है। अगर वो नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर होगा तो अब सिविल कैजुअलिटीज़ की वजह से हम लोग जो है ऐसा मानेंगे कि अगर आप वहाँ पे अटैक करेंगे तो आपने यूएसए ने जो एक लाइन बनाई है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम सबको याद रखनी होगी कि एक जो सस्टेनेबल मॉडल है वो आजकल हर एक चीज़ में पॉपुलर हो रहा है कि हर चीज़ सस्टेनेबल होनी चाहिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए होनी चाहिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए। बट जो ऐसे वॉर हो रहे हैं जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इसराइल और हमास के बीच में वॉर जो हो रहा है, ये किस तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है कि आने वाले शायद 20-30 साल या 40 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम यूक्रेन और जो गाज़ा में लोग रह रहे थे, गाज़ा स्ट्रिप में, वहाँ के लोग कितना पीछे चले जाएंगे इन वॉर्स की वजह से, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट द फ्यूचर कि हम फ्यूचर में कैसे क्या चीज़ करने वाले हैं। बट जब वॉर आज हो रहा है, जब आज ही हमारा नहीं सिक्योर है, तो हम कल की तरफ कैसे ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा अभी करते हुए चल रहे हैं। अभी जो दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है अब वो सीए से जुड़ा हुआ है। तो अभी सीए के जो रूल्स थे उनको नोटिफाई कर दिया गया है। तो उनको नोटिफिकेशन के बाद से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी क्वेश्चन उठ के आ रहा है, वो ये क्वेश्चन आ रहा है सामने कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को ही और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज़ उनको ही क्यों सीएए में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें से अभी ये जो पूरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल आया क्यों है, तो अभी रिसेंट में यूनियन मिनिस्टर एक कॉन्क्लेव में उन्होंने दो रीज़न दिए थे इस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे कि दो रीज़न वो क्या क्या हैं कि हमने मुसलमानों को या मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है। तो पहला रीज़न उन्होंने ये दिया था, the first is partition and the second is that as these Muslim countries are officially Islamic states, the case of persecution against Muslim does not arise, ठीक है। तो दो जो केस हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको अमित शाह ने मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताया है कि हम लोगों ने क्यों मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया है। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि एक पार्टीशन है, पार्टीशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। जो दूसरा रीज़न है कि ये जो तीन कंट्रीज़ हैं ये ऑलरेडी जो है ये इस्लामिक स्टेट्स हैं, ये ऑफिशियल इस्लामिक स्टेट्स हैं। तो अगर कोई एक ऑफिशियल इस्लामिक स्टेट्स है तो वहाँ पे एक मुस्लिम को कैसे परसिक्यूट किया जा सकता है या मुस्लिम का परसिक्यूशन कैसे हो सकता है। तो ये एक जो रीज़न था ये अमित शाह ने दिया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अब पार्टीशन और उसके पीछे की जो जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर जब हम पार्टीशन के पीछे की जुड़ी हुई चीज़ें जान पाएंगे तभी तो हम ये चीज़ जान पाएंगे ना, क्या पार्टीशन सच में एक रीज़न है कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा ना पार्टीशन वाले पॉइंट को पहले थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट So partition was a Muslim elite driven project mainly supported by Muslim landlords in North India, ठीक है। तो पार्टीशन, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे मुसलमान जो पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान गए थे वो सब के सब पाकिस्तान जाना चाहते थे, या जो मुसलमान हिंदुस्तान में रुके थे, भारत में रुके थे, इंडिया में, वो सब के सब इंडिया में रुकना चाहते थे। तो ये चीज़ जो है इसी को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे एक ये भी कहा जा रहा था कि एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो उस वजह से भी जो एलीट मुस्लिम्स थे उनके बीच में ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिगर कर रही थी, या उनको ये चीज़ ट्रिगर कर रही थी कि ऐसा कैसे हो रहा है, या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को ये चीज़ फील होना ऑब्वियस सी बात है कि उनको फिर एज ए सेकेंड क्लास सिटीज़न जैसा फील होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इस पे फैक्ट्स भी हैं इस टाइम पे कि जो इस चीज़ को प्रूव करता है कि उस टाइम पे जो कन्फ्यूजन था लोगों के दिमाग में पार्टीशन के टाइम पे कि पहले लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आए, पहले कुछ लोग पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से इंडिया आए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें जो थी वो प्रिवेल कर रही थी कि किसके रिश्तेदार कहाँ पे गए। तो ये सारी रीजंस हैं जो, और पार्टीशन आज के कितने साल पहले हो चुका है। पार्टीशन इज़ लाइक
75-76 ईयर्स हो चुके हैं, 77 ईयर्स हो चुके हैं पार्टीशन को। बट इस चीज़ के लिए अभी तक ये कहना कि ये पार्टीशन वाज द मेन रीज़न दैट वी हैव नॉट इंक्लूडेड मुस्लिम्स, ठीक है, तो ये एक चीज़ ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाती है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड इम्पोर्टेंट, हाँ, कि अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन का या एक अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को परसिक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन होते हैं या बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो मुस्लिम्स में भी कुछ कुछ ऐसे सब कैटेगराइजेशंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन है, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना वायलेंस या हरासमेंट जो है वो झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। सीए से जुड़े हुए पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सबको याद होंगे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश, यही ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ के लोगों को मुस्लिम्स, जहाँ के मुस्लिम्स को नहीं अलाउ किया गया है इंडिया में कि उनके मुस्लिम्स को सिटीज़नशिप देने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है और इसका बस एक यही इतना इम्पोर्टेंस कही है या नीड कही है कि जो पार्टीशन को जो रीज़न बताया जा रहा है कि हम लोगों ने मुस्लिम्स को पार्टीशन की वजह से नहीं इंक्लूड किया गया था, तो ऐसा तो कोई कैटेगराइजेशन है नहीं, क्योंकि वो एलीट ड्रिवन प्रोजेक्ट था कि कैटेगराइजेशन ऑफ अ डिफरेंट नेशन, वो एक एलीट प्रोजेक्ट था। तो उसमें जो कॉमन मुस्लिम्स हैं जो परसिक्यूट हो रहे हैं, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे जब ये पार्टीशन हुआ था, उन लोगों को क्या, जो सच में जिनको ज़रूरत होगी ऐसी किसी चीज़ की या किसी मैकेनिज़्म की या सपोर्ट की, उनका क्या। तो ये सारे जो फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं, मतलब ये थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट्स हैं जिनमें थोड़ा सा इमोशंस अभी तक दिख रहे हैं, क्योंकि 1947 के बाद, जब इंडिपेंडेंस के बाद या उसी टाइम पे जो पार्टीशन हुआ था, क्लोज टू 78 ईयर्स हो गए हैं। तो अभी तक ये कहना कि पार्टीशन के टाइम पे जो जो चीज़ें हुई थी उसकी वजह से, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स होंगे जो परसिक्यूट हो रहे होंगे, बट वो पार्टीशन के टाइम पे पैदा नहीं होंगे या उनको पार्टीशन के बारे में पता भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें भी किसी एक पर्टिकुलर, तो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है कि अभी एक बहुत बड़ा स्कैम तरीके की चीज़ चल रही थी। तो स्कैम में क्या होता था कि बेसिकली इंडिया में जो गरीब लोग हैं या जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं और जो बहुत ही यंग लोग होते थे, उनको बहला फुसला करके काम दिलवाने के बहाने रशिया लेकर के जाया जाता था। और उनका वर्क प्रोफाइल भी उनको उस टाइम पर अलग बताया जाता था, कि उनका वर्क प्रोफाइल बताया जाता कि तुम कुछ दूसरा है, बट वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको वॉर करना पड़ता था, मतलब उनको वॉर में फ्रंट एंड में जाना पड़ता था। यहाँ से उनको बता करके लेकर जाया जाता था कि हम आपसे ट्रेंचेस बनवाएंगे, वॉर से रिलेटेड, मतलब वॉर के लिए जो एक्सटर्नल चीज़ें सपोर्ट चाहिए होती हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए उनको लेकर के जाया जाता था। बट यहाँ से जाने के बाद उनको मेन फील्ड में लेकर के चले जाते थे। तो इंडिया में भी बहुत सारे केसेस अभी ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक इंसान है, मतलब उसने किसी एक अनएम्प्लॉयड आदमी को टारगेट किया, फिर उसको वो कैसे कैसे काम दिलवाने के बहाने रशिया लेकर के जाते थे, फिर वहाँ पे उन लोगों को वॉर करना पड़ता था। तो अभी रिसेंट में कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी इस चीज़ को लेकर के, तब ये मामला बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा था कि यहाँ से कोई आदमी गया है ड्राइवर के काम के लिए या कुक के काम के लिए रशिया में, बट वहाँ पर जा करके उसको जाते से वहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद, मतलब एक आपको प्रॉपर वॉर में लड़ने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। फिर इंडिया से कोई एक आदमी जाता है जिसके पास किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग भी नहीं, वो यहाँ से एज अ कुक या ट्रेंच खोदने का या किसी और तरीके का काम सोच के जाता है, बट रशिया पहुँचने के बाद जब वो अपने देश वापस भी नहीं आ जा पाता है, तब उसको बताया जाता है कि आपको यहाँ पे हमारे लिए वॉर में जाना है। वो इंसान फिजिकली मेंटली रेडी है या नहीं रेडी है, ये किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक बेसिक ट्रेनिंग देते थे और आपके हाथ में बंदूक थमा दी जाती थी कि आप जाइए यूक्रेन और हमारे लिए वॉर करिए। तो इसी चीज़ के कॉन्टिन्यूस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। तो उसमें ये हुआ था कि फैज़ल खान करके एक है जो बाबा ब्लॉग्स चलाता है, ये मुंबई का एक आदमी है।
तो इनके खिलाफ एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। तो इस एफआईआर में बेसिकली कहा गया है कि ये आदमी जो है, जो बाबा ब्लॉग्स करके चलाता था, यही आदमी लोगों को बहला फुसला के या मतलब कुछ दूसरी चीज़ बता के किसी दूसरी चीज़ में ले इन्वॉल्व करके उनको फिर रशिया लेकर के जाता था। फिर वहाँ पे वॉर वगैरह वाली जो सारी चीज़ें वो होती थी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन। सो अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है, हाँ, ये एक नंबर आप लोगों को याद रखना है। रियल जीडीपी ग्रोथ जो इस साल के लिए प्रोजेक्टेड है वो 8% है। एक्सक्यूज मी। सो द रियल जीडीपी projection for the year, for the current financial year, current fiscal year is 8%, राइट। ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट या अलग अलग तरीक़ों से हम लोग डिसाइफर कर सकते हैं कि जो इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है वो 8% है इस करेंट फिजिकल ईयर में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है बिजनेस सेक्टर से, तो इंडिया अभी क्या कर रहा है कि अफ्रीकन नेशंस की तरफ देख रहा है बहुत सारे मिनरल्स के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी तक हम लोग जो लिथियम ब्लॉक्स थे मेनली वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे, बट हम लोगों ने अब अलग अलग तरीके के ऑप्शंस या और सारी कंट्रीज़ में भी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में जो सबसे पहला कॉन्टिनेंट या कहिए जो सबसे पहला एरिया है वो है अफ्रीका। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो है, क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने का सोच रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ये है कि फिनलैंड ने जो है वो क्या किया था कि यूएन एजेंसी जो है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए उसको अपनी फंडिंग ना स्टॉप कर दी थी, या फंडिंग को अपनी बंद कर दिया था। फिनलैंड ने फंडिंग रोक दी थी। ठीक है, जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ के लिए बनी थी, पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए जो फंडिंग थी फिनलैंड करता था उसको रोक दिया था, तो उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है। हाँ, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ये है कि यूएसए जो है हाँ, एक मिनट, तो एक रेजोल्यूशन लेकर के यूएस आया था यूनाइटेड नेशंस या यूएनजीए में, तो उसमें जो है सीज़ फायर की बात की गई थी गाज़ा में। तो ये आप लोग अब इसी चीज़ से देख सकते हैं कि यूएस ही एक रेजोल्यूशन इसराइल के ख़िलाफ़ लेकर के आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों में तो कुछ खराबी आई है। तो ये जो रेजोल्यूशन था इस पे दो कंट्रीज़ ने जो है वो वीटो दिया है, और वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? रशिया एंड चाइना। तो इन दोनों कंट्रीज से यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। तो एक तरीके की अलग ही तरीके की डिप्लोमेसी दिखा रहा है ये चीज़ कि कैसे एक यूएसए जो है वो एक रेजोल्यूशन लेकर के आया था कि जो गाज़ा में सीज़ फायर होना चाहिए, बट चाइना और रशिया ने उसमें अपना वीटो लगा दिया। तो ये रेजोल्यूशन जो था वो वहीं पे एंड हो गया, या आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि रशिया और चाइना जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन, तो अभी आयरलैंड के जो पीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया था, तो उनके रेजिग्नेशन के बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड में बनने वाले हैं, साइमन हैरिस, एंड ही इज़ गोइंग टू बी द यंगेस्ट prime minister of Ireland. So this is an important news that after the resignation of the ex prime minister of Ireland, Simon Harris is going to be the new prime minister of Ireland, and important thing, he is going to be the youngest PM ever in the history of Ireland. So this is important news. Moving on to the next important news headline for the day.
सो स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कोई इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं. बिजनेस सेक्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ न्यूज़ नहीं. यहाँ बस एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि IPL स्टार्ट हो गया है. देन धोनी इज़ नो मोर अ कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग. ऋतुराज गायकवाड़ इज़ लीडिंग चेन्नई सुपर किंग्स इन द 17th edition of IPL. So with this, we have finished the video analysis of today's The Hindu. So today's 23rd of March. So till date, so today we have done The Hindu analysis of 23rd of March. तो अगर आप लोगों को इस एनालिसिस वीडियो में कहीं पे भी कुछ दिक्कत लग रही है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को बता सकते हैं. और अगर जो जो चीज़ें आप लोग को लग रहा है कि इस एनालिसिस में होनी चाहिए या इंक्लूड करनी चाहिए, वो चीज़ भी आप लोग इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल सक्सेस मंत्रा ऑन यूट्यूब. थैंक यू सो मच.